बीबीएमक्यू के सारे स्टूडेंट्स का आपका व्योम टीवी में स्वागत है। और सेमेस्टर थर्ड का हम लोग कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? 7 ना, तो कोर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नियो क्लासिज्म, और इसका और में क्वेश्चन आपका आएगा, राइट द सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ 18th सेंचुरी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है 18वीं शताब्दी में जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तन हुए उसको किस तरीके से आप यहाँ डिफाइन करेंगे। बड़ा आसान सा तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसको आप समझे। पैरा वाइज पहले आपने लिखना है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, उसको दो कैटेगराइज कर देना है कि अगर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कंडीशन हुआ तो अच्छा हुआ या खराब हुआ। अगर इनकेस हम एग्जाम में भूल भी गए तो वी कैन कंटिन्यू। द एज ऑफ पोप इज नोन एज क्लासिकल। जो पोप का युग था उसी को ही क्लासिकल युग के रूप में जाना जाता है और बाद में इसे न्यो क्लासिकल एज का नाम दिया गया। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और भी कहा जाता है क्या, अगस्तन। अगस्तन एज को लेकर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि क्लासिकल जो मामला है या न्यो क्लासिकल जो है, ये दोनों चीजें किससे जुड़ी हुई है, तो आपका अगस्तन एज से भी जुड़ा हुआ है। और दिस इज द मोस्ट प्रेफरेबल पीरियड ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें लाया गया। ये क्रांतिकारी परिवर्तन क्या है इसको हम बताते हैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको, कि जब नियो क्लासिकल और अगस्तन एज आया तो इसमें कोई एक चीज को लेकर परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। मतलब उस समय का आदमी का जीवन स्तर, धार्मिक स्तर, राजनीतिक स्तर, सभी चीजों को टच किया लिटरेचर ने। मैंने लिटरेचर के माध्यम से उसके हर स्तर की चीजों को बताया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में इंग्लैंड ने कोशिश किया टू क्या, इमिटेट द कैरेक्टर ऑफ वर्जिल वोस ना, ओके। उस समय इंग्लैंड में बहुत सारी चीजें ऐसे हुई जो दूसरे के माध्यम से वहां डिफाइन किया गया, उसको कैरेक्टराइज किया गया। इंग्लिश राइटर ऑफ दिस एज थ्रू आउट दे हैड अचीव्ड परफेक्शन इन लिटरेचर। मतलब एक बात क्लियर आप दिमाग में डाल लीजिए, पीछे थोड़ा फटा हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप सभी दर्शकों से भी और छात्रों से निवेदन है, अगल बगल नहीं, हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ओके। लिटरेचर को लेकर whenever you are thinking to continue your all the achievements regarding 18th century, you must mark one thing. What you know, the literature was the strongest point, and so that strongest point most of the other categories has been changed. लिटरेचर को सबके साथ इसलिए जोड़कर देखा गया क्योंकि लिटरेचर एकमात्र ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा आप दूसरे को क्या करते, समझा सकते थे। तो दूसरे को आपने समझाने की कोशिश की, आपने समाज के बारे में लिखा, आपने ये बताया कि पोप के कारण अर्थदंड बढ़ा या अर्थदंड घटा, पोप के कारण समाज में और कितनी बुराइयां आई या बुराई को दूर किए। और ये सब चीज लोगों तक पहुंचाने का उस समय टीवी और ये सब तो माध्यम था नहीं, तो सीधा माध्यम क्या बना आपका, लिटरेचर। इट वॉज द एज ऑफ द क्रिएटिव स्ट्रीम। और भी एक चीज मान सकते हैं, जब भी नई चीजें आप लोगों को दूसरे के पास समझाते हैं, क्रिएटिविटी। आपको पता है आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आपका बायां तरफ का जो ब्रेन है ना वो प्रैक्टिकल काम करता है, और दायां टाइप का जो आपका ब्रेन है वो आपका क्रिएटिविटी फॉर्म में काम करता है। तो अभी जिस चीजों को लेकर हम बता रहे हैं वो क्रिएटिव फॉर्म है। क्रिएटिव फॉर्म्स को लेकर वहां बहुत सारी चीजें हुई। मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आप राइटिंग में जाते हैं तो आप देखेंगे क्या कि बहुत सारे राइटर क्या करते हैं, कॉपी टू करते हैं। क्या करते हैं, आपने जो लिखा मैंने उसी चीज को उठाकर लिख दिया, थोड़ा बहुत चेंज करके, बट द कंडीशन वॉज क्वाइट डिफरेंट ऑन दैट टाइम, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, द एज हैज ट्रूली बीन कॉल्ड। यह जो एज है उस समय क्या, उसको पेसोडियो क्लासिज्म्स के द्वारा भी डिफाइन किया गया। मतलब यहाँ पर आपका बन गया क्वेश्चन क्या, क्लासिज्म, नियो क्लासिज्म, अगस्तन और पियो आपका क्या। इस क्लासिज्म एज का एक दूसरा सबसे बड़ा विकल्प यहाँ बतलाया गया कि इस समय के बहुत सारी चीजों को एलिजाबेथन कॉन्सेप्ट से जोड़कर भी देखा जाता है। इट वॉज ए राइवल ऑफ द एंशिएंट क्लासिज्म स्पिरिट। अपने आप में उस समय जो चीजों को बिखराव था, बटा हुआ था, वह क्लासिकल स्पिरिट के द्वारा उस चीज को डिफाइन किया गया और दिखाया गया कि इस क्लासिकल एज में ग्रीक और रोम को लेकर, उसकी पुरानी सभ्यताओं को लेकर आधुनिक तरीके से बताने की कोशिश की गई। कौन कौन सा, ग्रीक और रोम को लेकर। यस, द क्लासिकल आर्टिस्ट प्लेड। जो क्लासिकल आर्टिस्ट है उसको, उसमें ने भूमिका निभाया मेजर और वाइटल रोल। अब आता है कि क्या क्या चीजें परिवर्तन में हुई और उसमें भूमिका क्या था। तो सबसे पहले क्लासिकल मैंने सांस्कृतिक तरीके से उसको चेंज करने की कोशिश की गई और उनकी भूमिका क्या थी, सर्वोपरि थी। इट वॉज ए मॉरलिस्ट कंट्रीब्यूशन। अपने आप में क्या था, एक मॉरलिस्ट कंट्रीब्यूशन था। एंड इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस था। मीन्स
Whenever we think about the classism of the 18th century, the formation or the changing, you must mark one thing, it was a positive scale. यह क्या था? सारा में पॉजिटिव स्केल हुआ। नया क्रिएटिविटी आया, नए लेखक आए, लोगों से इंटरेक्ट होने की कोशिश की गई, साथ ही साथ अभी बताया वो चीज मॉरलिस्ट, नैतिकता को लेकर कंट्रीब्यूट किया गया। किसको लेकर? नैतिकता। और सारी चीजें का जो परफॉर्मेंस है, इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस था। इट वाज नॉट ओनली रिलेटेड टू द कॉमन परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस वाज रिलेटेड टू द हाई स्किल लेवल। ओके, मीन्स आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट इसमें एक चीज आपका क्लियर है, अगर भूल भी गए तो आपको क्या चिपकाना है, हर चीज बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया गया। समाज को लेकर अंकित किया गया, अर्थशास्त्र को लेकर अंकित किया गया। अब आता है कि ये मॉरलिस्ट फॉर्मेट के बाद जो इंटेलेक्चुअल पॉप थे वो क्लासिज्म को सेंट्रल ग्रुप से जोड़कर डिफाइन करते हैं। मतलब बताते हैं कि पोप जो है ना, पोप चर्च के जो फादर्स जिनको पोप, माने उनके माध्यम से ही समाज का हर चीज को ऑपरेट किया जाता था। मतलब उनके आदेश को ईश्वर का आदेश माना जाता था। ऐसे भी फ्रांस की राज्य क्रांति के पीछे पोप का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ओके, अब आते हैं मैथ्यू पैरिसन शॉर्ट क्या लिखे वो, वर्सेस फ्रॉम द क्या है, बॉयहुड। मेनी ऑफ हिज पोएम्स आर, बहुत सारे पोएम्स जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल। देखिए, आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें कुछ राइटर भी आए। राइटर का कुछ एक दो नाम लिखना है। चेंजेस मैंने बता दिए, इट वाज अ हाई स्किल एंड पॉजिटिव स्किल बेस्ड चेंजिंग हैज बीन डन ओवर दैट टाइम। सो मैथ्यू पैरिसन के द्वारा जो लिखा गया उसमें पोएम को जगह दिया गया बहुत ज्यादा, और ऑटोबायोग्राफिकल, वो आप जानते हैं ऑटोबायोग्राफिकल जो अपने बारे में लोग लिखते हैं, द थिंग्स विच आर रिटन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ और हर पर्सनल लाइफ, इट इज रिलेटेड टू द ऑटोबायोग्राफी। हिज पोएम्स वे बेस्ड ऑन द सेवरल ओकेजन। अब आता है कि जो पोएम्स ये डिफाइन किया है उसका मूल उद्देश्य क्या था। उनका मूल उद्देश्य क्या था? उनका मूल उद्देश्य था समाज से जुड़े हुए हर अवसर को, they took the topic on the basis of different occasion has been taken from society, which has been taken from the society। अब जैसे कोई पर्व हो रहा, त्योहार हो रहा, समारोह हो रहा, उसको लेकर वो कहाँ हो रहा? समाज में हो रहा। किसके लिए हो रहा? समाज के लिए हो रहा। तो ये चीजों को भी राइटर के माध्यम से क्या किया गया? डिफाइन किया गया। हिज ओकेजनल पोएम्स वर, और एक चीज बढ़िया चीज आपको बताते हैं, क्या राइटर थे जॉन साहब, मैथ्यू साहब का जो पोएम स्केल था, उस पोएम स्केल को डिफाइन किया गया इतना बेहतर ढंग से कि उनका ये एक बेहतरीन क्लासिकल फॉर्मेट बन गया। ओके, पीछे कौन है जी? इधर आओ। लाइफ इज जस्ट, जॉन ग्रे प्रेजेंटेड हिज कॉपलेट टेम्पर। ओके, एंड दिस इज अ जस्ट एंड ऑल थिंग्स सॉजिक। देखिए, एक स्टेटमेंट कहा गया कि जब भी आप राइटिंग कॉन्सेप्ट की दुनिया में आते हैं तो हर राइटर ने कुछ न कुछ कहा। इस चीज को आप जरा सा समझिए एक बार ध्यान से। आप पढ़ रहे हैं नियो क्लासिज्म, अगस्टन, 18th सेंचुरी, कोई भी क्वेश्चन आएगा कहीं से घुमा फिरा कर आपको क्या करना है? किसी चीज को लिखना है। क्लियर? आते हैं अब हम लोग, जॉन ग्रे बिकम वेरी पॉपुलर। अब आया कि मैंने बताया कि कौन कौन से राइटर थे, उनकी चीजों को आपको डिफाइन करना है। कौन कौन से राइटर जो थे बहुत ज्यादा पॉपुलर थे बिकॉज ऑफ हिज बेगर्स ओपेरा। उन्होंने जो लिखा ना बेगर्स ओपेरा, उसको लेकर वो बहुत ज्यादा खासा चर्चा में रहे। इट वॉज अ बिग सक्सेसफुल। जब भी कोई राइटर कुछ लिखता है तो कभी कभी उसका राइटिंग रिमार्केबल हो जाता है, मास्टरपीस हो जाता है, और क्या करता है? ग्रांड या बिग सक्सेस कर जाता है। यह इनकी भी राइटिंग बहुत बिग सक्सेस हुई। ही रॉट प्रेजेंट बैलेड्स, उन्होंने लिखा बहुत सारा बैलेड को लेकर लिखा। लाइक स्वीट विलियम फेयरवेल टू ब्लैक आइड सुशांत, यह उनका सबसे अच्छा बैलेड था जिसके अंतर्गत उन्होंने एक हेडिंग डाला, क्या? स्वीट विलियम फेयरवेल टू ब्लैक आइड सुशांत। अलेक्जेंडर पॉप को भी हम नियो क्लासिकल एज से जोड़कर देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1688 to 1741 को डिफाइन किया। ही इज अ रिमार्केबल फिगर। वो अभी क्या थे? अभी जब भी किसी राइटर को आप लिख रहे हैं तो एक चीज आप दिमाग में रखें, मैंने क्या बताया? दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द creativity. The writer has started to write about the changing formats of the society. That's why we can continue the most of the writer presented or contributed in a positive and high scale. अलेक्जेंडर साहब को भी हम लोग नहीं छोड़ सकते।
अलेक्जेंडर साहब का पीरियड 1688 टू 1741 है ना। चलो उसके अंदर दिखाया गया इज अ रिमार्केबल फिगर, वो अभी एक रिमार्केबल फिगर थे। देखिए सबसे पहली बात, जो लोग सोच रहे हैं कि इसको लिख लेंगे, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको समझिए। समझना इसलिए है ताकि आप 2-3 बार रिपीटेशन फॉर्मेट में रहेंगे तो यू कैन ट्रांसलेट, आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ही वॉज अ ग्रेट पोइट, वो एक बहुत महान कवि हुए ड्यूरिंग दैट टाइम, उस पीरियड में। हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स पावरफुली। देखिए क्या होता है ना, कोई भी राइटर जब लिखता है तो समाज की चीजों को परिवर्तन के लिए लिखता है। What is the basic condition to write? What are the basic reasons to write any poem, story? It has only one thing. It is one kind of relation. It is one kind of message for society. ये समाज के लिए क्या है, अपने आप में क्या होता है, मैसेज होता है। आप हिंदी भी कविता पढ़ते हैं तो उसके पीछे क्या है, एक मैसेज है। It was not a common form of the writing. ये राइटिंग का कोई कॉमन फॉर्म नहीं है। It was a big hit, बहुत बड़ा हिट हुआ। और उस समय जो भी चीजें हुई वो नियो क्लासिज्म के पीरियड्स को आगे डिफाइन करता है। मॉरलिटी को लिटरेचर में बहुत जगह दिया गया, कभी भी, आज नहीं, आज की बात करें, मिड टर्म की बात करें, एनसीईआरटी बेस्ड में बात करें, जब भी राइटिंग स्किल की हम बात करेंगे तो हमेशा मॉरल चीज, मॉरल मीन्स क्या, नैतिकता, ठीक है। वी शुड लर्न अ लॉट, हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी चाहिए। इंटायर सेलेक्शन विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड अप्रोचफुल फॉर द लिटरेचर। जो भी चीज हम परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यह परिवर्तन कैसे होगा, जब उस चीज को रिपीट किया जाए, अप्रोचफुल, वहां तक उसकी पहुंच हो। अगर आप कोई चीज को लिखते हैं और समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपका परिवर्तन संभव नहीं है। फाइनली एज ए कंक्लूजन आई वुड लाइक टू राइट हियर, वी शुड लर्न फ्रॉम हिज इंटायर सेक्शन। हमें चीजों को अगर परिवर्तन के रूप में बताना है तो उनके सारे मूल बिंदुओं को टच करना पड़ेगा। इंटायर सेक्शन, कोई एक बिंदु को आप टच करके आगे बढ़ नहीं सकते हैं। विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड अप्रोचफुल फॉर द लिटरेचर सेक्शन। और लिटरेचर के लिए बहुत जरूरी है। क्या क्या लिटरेचर के लिए जरूरी है, पहले उसके थीम को समझिए, फिर उसके एक्सप्लेनेशन को समझिए। पहले एक्सप्लेनेशन को समझ जाइएगा, बाद में थीम नहीं होगा। ये फिल्म नहीं दे, फिल्म का नाम पहले कैसे देखते हैं कि ये फिल्म का नाम आ गया, अब उसके मुताबिक आप माइंड सेट कर लेते हैं क्या कि अंदर कंटेंट्स मेरा क्या होगा, इस तरीके का होगा। तो समाज में आपका ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो पहले समझ जाइए। लिटरेचर मैंने राइटर के माध्यम से समाज में परिवर्तन को किस तरीके से आगाज किया गया, ठीक है सर। फाइनली हम यह कह सकते हैं कि यह जो क्वेश्चंस है यह बहुत सारे राइटर के इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन को लेकर डिफाइन करने का एक तरीका है। धन्यवाद आप सभी का। दूसरे क्वेश्चन के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, टिंग 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 करके बेल आइकन बजा देंगे।